हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक एंड यू आर वाचिंग ब्रेनएक्स। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कई सारे इवेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आते हैं और तब जाके क्या होता है, सेल साइकिल फॉर्म करता है। अब इन सेल साइकिल में होता क्या क्या है? सो बेसिकली सबसे पहली बात तो डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। जीनोम क्या है? जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम एंड डीएनए। सो डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स। सेल्स के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनका भी सिंथेसिस होता है, उनका भी डुप्लीकेशन होता है। और फाइनली इतना होने के बाद सेल फर्दर डिवाइड कर जाता है। एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज डिवीजन। दिस इज द सेल डिवीजन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज द सेल साइकिल। अब बेटा सवाल आता है कि वाई डज सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड क्यों करता है? तो बेसिकली इसके कुछ रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज ग्रोथ। अगर आपकी बॉडी को ग्रो करना है तो सेल का नंबर भी तो ग्रो करना पड़ेगा, है ना? दैट इज वाई सेल डिवाइड्स इन नंबर and helps in growth of the body. Okay, now second is repairing. अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर भी करना पड़ेगा। उस रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए? सेल को डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट। अगर कोई सेल इतना डैमेज हो गया है कि अब उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ऐसे केस में क्या करते हैं? उसे रिप्लेस कर दिया जाता है through the process of cell division. And the last one is the size to volume ratio. अब ये क्या है? हर एक सेल का जितना साइज होता है उसके कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम का रेशियो देखा जाता है, साइज टू वॉल्यूम रेशियो। अगर ये वॉल्यूम साइज टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स सेल एक टाइम के बाद सेल का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन है वो किसी भी सब्सटेंस का इनटेक या आउटटेक करने में वो इसमें काफी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। दैट इज वाई सेल नीड्स टू डिवाइड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि साइज और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली बना रहे और सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सेल साइकिल के फेजेस को देखें तो बेसिकली दो फेजेस होते हैं। द फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज द माइटोटिक फेज, या जिसे एम फेज भी कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज इंटरफेज? तो दो कंसेक्यूटिव माइटोटिक फेज के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज द एम फेज, इंटरफेज। सपोज दिस इज द एम फेज, तो दो कंसेक्यूटिव एम फेज के बीच का जो पार्ट है दैट इज द इंटरफेज। और इंटरफेज में बेसिकली होता क्या है? इन इंटरफेज सेल्स प्रिपेयर इटसेल्फ टू डिवाइड। कब, कहां? एम फेज में जाके वो डिवाइड कर सके। ओके, लेट्स सी। देखो, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। क्या है यहाँ पे? तीन फेजेस है हमारे पास, द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। These all three phases together makes the interphase, and then there is the mitotic phase which is in which the actual division occurs. अब अगर इंटरफेज की बात करें बेटा, तो इंटरफेज इट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज। क्यों मोस्ट एक्टिव स्टेज है? क्योंकि यहाँ पे एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और साथ ही साथ सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और साथ ही साथ रेप्लिकेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो इट इज द रेस्टिंग स्टेज एज वेल। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट हाउ इट इज द रेस्टिंग स्टेज? बिकॉज यहाँ पे यानी कि इंटरफेज में कोई भी डिविजन नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिविजन गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई इट इज द रेस्टिंग फेज। तो ये दो पॉइंट्स हमेशा आते हैं कि इट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज एंड इट इज द रेस्टिंग स्टेज। हाउ? तो दोनों का रीजन ये है कि एक्टिव स्टेज इसलिए क्योंकि वो वहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है और मेटाबॉलिकली जो सेल है वो वहां पे एक्टिव है। वाइल रेस्टिंग स्टेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा है। जो एक्चुअल डिवीजन है वो कहाँ होता है? एम फेज में होता है या माइटोटिक फेज में होता है।
अब अगर हम लोग देखें बेटा, एक अगर ह्यूमन सेल की हम लोग बात करें तो इन ह्यूमन सेल एक सेल डिवीजन होने में अप्रॉक्स 24 आवर्स का टाइम लगता है। एक प्रॉपर सेल डिवीजन होने में अप्रॉक्स 24 आवर्स का टाइम लगता है। और ये जो 24 आवर्स है ये इंटरफेज और माइटोटिक फेज दोनों में वेल डिवाइडेड है। कैसे कैसे? एम फेज होने में अप्रॉक्स 1 आवर का टाइम लगता है, G1 फेज को कंप्लीट होने में अप्रॉक्स 11 आवर्स का टाइम लगता है, एस फेज को कंप्लीट होने में अप्रॉक्स 8 आवर्स का टाइम लगता है एंड G2 फेज के लिए लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है। सो दिस इज हाउ द टोटल 24 आवर्स टेक्स प्लेस इन कंप्लीटिंग वन सेल डिवीजन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब इंटरफेस को थोड़ा और बेटर तरीके से पढ़ते हैं। तो इंटरफेस में जैसे कि हमने पहले देखा कि 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब ये G1, S और G2 फेज हैं क्या, हम इनको देखेंगे। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज G1 फेज? सो G1 फेज में क्या क्या होता है बेसिकली, कि जितने भी सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इन G1 फेज सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। और यहाँ क्या क्या होता है? सेल के साइज में ग्रोथ होता है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें ग्रोथ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स हमने डीएनए चैप्टर में पढ़ा था। एटीपी, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, आरएनए, इन सब का ग्रोथ होता है, इन सब में डिविजन्स होते हैं। ओके, और फर्दर क्या है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। आपको पता है कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उनका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि एक ऑर्गेनल से उसका एक और डुप्लीकेट ऑर्गेनल फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? ताकि जब सेल डिवाइड हो जाए तो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स रह सके। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक कैच ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डिवाइड होते हैं, सारे नहीं होते। कौन कौन से? एक्सेप्ट फ्रॉम सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज। तो G1 फेज में क्या क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, सेल के साइज में, न्यूक्लियोटाइड्स में और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें ग्रोथ हो रहा है, डुप्लीकेशन इन दी सेल ऑर्गेनल्स हो रहे हैं। ओके, नाउ देयर इज अ फेज नॉन एज द G0 फेज और क्विसेंट फेज। बहुत लोग G0 फेज कहते हैं, इट इज G0 फेज और क्विसेंट फेज। अब ये क्या होता है बेटा? देखो, सेल जब G1 फेज में आता है उसके बाद उसे डिवाइड करना है या डिवाइड नहीं करना है वो सेल का डिसीजन होता है। और अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई डैमेज आ गया, किसी रिपेयरमेंट की जरूरत है, फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है तो दिस सेल विल गो इनटू द G0 फेज और ये यहां पे जाके रेस्ट करेगा। तब तक रेस्ट करेगा जब तक वो आगे डिवीजन के लायक नहीं हो जाता। एक बार को वो प्रिपेयर हो जाए डिवीजन के लिए तो वो G0 फेज से फर्दर S फेज में जा सकता है। ओके, सो दिस इज द G0 फेज और द क्विसेंट फेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं S फेज में। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे अगर हम G1 फेज को थोड़ा और बेटर तरीके से देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी रहते हैं यहाँ पे चीजें हो रही हैं, सेल साइज में आके ग्रोथ हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो रहा है, अमाइनो एसिड, आरएनए, एटीपी, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है यहाँ पे? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एस फेज जो है, एस फेज इज ऑल्सो नॉन एज द सिंथेसिस फेज। किसका सिंथेसिस हो रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है? रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। और डीएनए के रेप्लीकेशन के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो चीजें कहाँ हो रही हैं? दैट इज हैपनिंग इन G1 फेज। G1 फेज में डीएनए के रेप्लीकेशन के लिए जो चीजें नेसेसरी है उनका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, और तब जाके एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लीकेशन होता है। अब क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लीकेट होते हैं, जो हमने रेप्लीकेशन पार्ट में पढ़ा था कि एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। और अगर डीएनए रेप्लीकेट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करेगा, यानी कि एक क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी, न्यू कॉपी क्रिएट हो जाती है। और अब क्या होता है? एक क्रोमोसोम से हमारे पास क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब देखो, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड वो किससे एडेड होंगे? थ्रू दी सेंट्रोमियर। अब एक पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है बेटा, जो कि एस फेज में कई बार पूछा जाता है, दैट कि इन द एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। अब ये क्या हो रहा है? देखो, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम एंड दिस इज द क्रोमोसोम। ओके,
यहां पे हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए डबल हो गया, है ना। तो एक क्रोमोसोम से हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए, इस क्रोमोसोम से ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डीएनए तो डबल हो जा रहा है बेटा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी यहाँ पे 2 ही है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। सेंट्रोसोम क्या होता है, इसमें दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो सेंट्रोसोम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। व्हाई? बिकॉज इन सेल डिवीजन इट फॉर्म्स अ प्रोटीन नॉन एज द ट्यूबुलिन प्रोटीन, सॉरी, जो कि आगे चल के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है ये हम लोग आगे अभी देखेंगे, ओके। सो इट फॉर्म्स ए स्पिंडल फाइबर। सो इतना सब कुछ कहाँ हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। और इसके बाद सेल कहाँ जाएगा, लास्ट फेज विच इज द G2 फेज में। अब G2 फेज में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि अभी मैंने बताया कौन बना रहा है, सेंट्रोसोम बना रहा है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, इन सब का डुप्लीकेशन होता है। और जैसा कि हमने देखा था G1 फेज में सेल क्या कर रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था किसके लिए, एस फेज में आके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सिमिलरली अब G2 फेज में सेल क्या कर रहा है, सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ ताकि वो एम फेज में जाके डिवाइड कर सके, ठीक है। तो G2 फेज सेल प्रिपेयर्स फॉर द माइटोसिस टू अकर, ठीक है। अच्छा, एट लास्ट बात यहां पे आती है कि हर फेज के बाद, चाहे वो G1 फेज हो, एस फेज हो, G2 फेज हो, हर फेज के बाद बेटा कुछ ना कुछ चेक पॉइंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं। अब इन चेक पॉइंट्स या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स का यहाँ पे क्या रोल है कि वो हर फेज के बाद सेल को चेक करते हैं कि उन सेल में कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। और ये करने वाले कौन होते हैं, देयर इज अ स्पेशल प्रोटीन नॉन एज द गार्डियन प्रोटीन या फिर P53 प्रोटीन। ये चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, सेल्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, ये पता करेंगे कि वेदर इट इज फिट फॉर गोइंग फर्दर एंड डिवाइड और नॉट। अगर वो सेल फिट नहीं है आगे चल के डिवाइड करने के लिए तो ये गार्डियन प्रोटीन्स उन्हें वहीं पर रोक देंगे। और अगर बाय चांस वो सेल इन गार्डियन प्रोटीन्स से आगे बढ़ जाता है, इन चेक पॉइंट से आगे बढ़ जाता है और अभी भी उसमें कुछ ना कुछ एरर है, देन द सेल इज बाउंड टू डिवाइड। और यही सेल आगे चल के फॉल्टी सेल्स बन जाता है या फिर आगे चल के कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। So this is all for today. My name is Mayank and we will see you in the next video. Thank you.